फिर जमील खाकवानी साहब की इनके कॉलेज में आमद हुई और सब ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। कासम तो फ्रंट मैन बना हुआ था और इसी चक्कर में शब्बीर से इसे एक ज़ोरदार धक्का भी खाना पड़ा, लेकिन वो ढीठ बना इनके आसपास मंडलाता रहा। जमील साहब हुरैन को देख चुके थे, लेकिन इसकी सख्त हिदायत को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने इस पर नज़र डालना भी गवारा न किया। अपनी तकरीर के स्टूडेंट्स को इलेक्शन की अहमियत से आगाह किया और चलते बने। हुरैन धीमी सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर स्टूडेंट्स का रद्द-ए-अमल देखने लगी। सबसे ज़्यादा कासिम मुतासिर नज़र आ रहा था और सब लड़के लड़कियों का मजमा लगाए इन्हें भाषण देने में मसरूफ़ नज़र आया। हुरैन खामोशी से वहाँ से निकल आई और कैंटीन में आकर अपनी पसंदीदा चाय और समोसों से दिल बहलाने लगी। थोड़ी देर में कासिम भी वहीं चला आया और इसके सामने नशिस्त संभाल ली। मैं वहाँ थोड़ा बिजी क्या हुआ, तुम तो जान ही छुड़ा कर निकल आई। अरे माना कि मेरी कंपनी आपको पसंद नहीं, लेकिन आप वहाँ मौजूद रहती तो मुझे अच्छा लगता। वो एक अदा से मुस्कुराते हुए बोला तो वो इसके चेहरे को गौर से देखेगी। मुझे पता है आपकी बात जमील खाकवानी से शुरू होकर इन्हीं पर ख़त्म होनी थी, इसलिए मैं वहाँ से हट आई, क्योंकि जो बातें आप लोगों को बताना चाह रहे हैं वो सुनना मेरा रोज़ का काम है। वो अपनी जून में बोल बैठी तो कासिम ने चौंक कर इसे देखा। क्या मतलब, तुम्हारा सियासत से क्या ताल्लुक़? मैं तो जब भी अपने दोस्तों में तुम्हारा जिक्र करता हूँ तो साथ मम्मी डैडी लड़की लगाना हरगिज़ नहीं भूलता। कासिम भोंडी अंदाज में हंसते हुए बोला तो इसे बहुत गुस्सा आया। दिल में आई कि 1 मिनट में इसके सारे कसबल निकाल दे, लेकिन वो भी हुरैन थी। लोगों की तनकीद बर्दाश्त करने की इसे शुरू से आदत थी, तो अब कैसे हो सकता था कि वो अपनी इस हालत को अयां कर देती। बात सुनो मिस्टर, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ कासिम। तो कासिम साहब मेरी बात सुनिए आप। एक तो ये कि आइंदा मुझे लोगों में डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं, और दूसरा मेरा ताल्लुक़ किसी सियासी घराने से हो या मैं किसी ब्यूरोक्रेट की बेटी हूँ, आपको फ़िक्र करने की हरगिज़ कोई ज़रूरत नहीं। अब उठिए यहाँ से, मेरे समोसे ठंडे हो रहे हैं। आखिरी बात इसने खासी बुलंद आवाज़ में बोली थी, इसलिए कैंटीन में मौजूद नफूस में से बेशतर के सर इन दोनों की तरफ घूम गए। कासिम ने एक नज़र अपने आसपास दौड़ाई और फिर अचानक से उठ खड़ा हुआ। चलता हूँ, लेकिन तुमने मुझे जलील किया है, और वो भी सबके सामने। मैं इसे याद रखूँगा। इतना बोलकर वो तेज़ी से बाहर निकल गया और वो बेपरवाही से बैठी अपने समोसे को चटनी में डुबोने लगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नासिर की कुछ बातें इसकी समझ में आ चुकी थी और कुछ सर पर से गुजर गई थी। अगर कुछ ऐसा था भी तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि घर के मामलात काबू में रहें, लेकिन ये नासिर ही था कि जब इसकी जेब में पैसा आता तो वो पानी की तरह बहा देता। सुबह जब वो ऑफिस के लिए तैयार हुआ तो इसे बाजू से पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ फेरा। शाम को मैं जल्दी आ जाऊँगा, फिर दोनों तुम्हारे इंटरव्यू के लिए चलेंगे। बॉस सुबह में ऑफिस होता है, लेकिन शाम को वो अपना प्राइवेट काम करता है, ठीक है ना? वो उम्मीद भरी नज़रों से इसे देखते हुए बोला तो वो बस सर हिला कर रह गई। तुम शाम में वो लाल वाला जोड़ा पहन लेना। वो इसे प्यार से अपने साथ लगाते हुए बोला तो वो धीरे से मुस्कुरा दी। नासिर के जाने के बाद वो अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ हो गई। रुखसाना बेगम घर में ही रहती थी और कोई इतना ख़ास काम होता भी नहीं था, इसीलिए इसे भी सुकून था कि घर में किसी किस्म की खप नहीं है। इसने जल्दी जल्दी हांडी बनाई और फिर घर के काम काज से फारिग होकर सास ससुर को दोपहर का खाना दिया और कमरे में आकर आराम करने लेट गई कि शाम में उठकर वो नहा धोकर तैयार रहेगी कि नासिर को लेट होना पसंद नहीं था। शाम में नासिर घर आया तो वो इसे तैयार मिली। वो महसूर सही से देखे जाए। ऐसे क्या देख रहे हैं? इसने नासिर को छेड़ते हुए कहा तो वो चौंक कर एकदम सीधा हो गया। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि तुम कितनी खूबसूरत हो। बॉस भी तुम्हें देखकर हवास बाख्ता रह जाएगा। वो अपनी रवानी में बोल गया, लेकिन इसके कान खड़े हो गए। इसे नासिर का यूँ अपने बॉस के बारे में तबसरा करना पसंद नहीं आया था, लेकिन वो दरगुजर करती दुपट्टा अच्छी तरह से लपेट कर इसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठ गई और आधे घंटे में वो लोग नासिर के बॉस के ऑफिस में पहुंच गए। वो इसे सीधा बॉस के कमरे में ले गया और इसे इनके सामने बिठाकर खुद दूर सोफे पर बैठ गया। हाँ जी, तो मिसेज नासिर, पहले बताइए क्या चलेगा, ठंडा या गर्म? नासिर के बॉस जमशेद ने इसे नज़रों में उतारते हुए पूछा तो वो थोड़ा सा गड़बड़ा गई। नहीं सर, कुछ भी नहीं, बस एक पानी पिला दे गिलास। वो थूक निकलते हुए बोली तो जमशेद हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर सर हिला गया। फिर घंटी के बटन को दबाते हुए इसने नासिर की तरफ देखा। भाई, तुम्हारी बीवी तो कंफ्यूज हो गई है। खैर कोई नहीं, पहली बार सबके साथ ऐसा ही होता है। वो मायनी खेज लहजे में बोला तो नासिर फीकी सी हंसी हंस दिया, जबकि वो होंक बनी बॉस के जुमले पर गौर करती रह गई। थोड़ी देर में कोल्ड ड्रिंक आ गई तो वो जल्दी जल्दी इसके घूंट भरने लगी, जबकि जमशेद और नासिर नज़रों का तबादला करते हुए आंखों ही आंखों में जाने क्या क्या बातें कर रहे थे। फिर थोड़ी देर रस्मी सा इंटरव्यू लेने के बाद इसने नासिर को सर हिलाकर इशारा दिया कि इनका काम बन गया है। देखिए मिसेज नासिर, आपको यहाँ के सारे मामलात देखने होंगे, ऑफिस का सारा निज़ाम मैं अब आपके कांधों पर डाल रहा हूँ और मुझे यकीन है कि आपको जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी आप इस पर पूरा उतरेंगी। वो इसकी तरफ देखते हुए बोला तो वो महज सर हिला कर रह गई। और हाँ,
इन सब के लिए आपको स्टार्टिंग में 25,000 रुपये मिलेंगे। वो अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला तो वो एकदम से खुश हो गई। इसकी तो शुरू में ही नासिर के बराबर तनख्वाह लग गई थी और काम भी कोई इतना ख़ास नहीं था। सर आपको मेरी तरफ से कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, वो पूरी यकीन लहजे में बोली। तो नासिर ने फ़ख्री अंदाज में जमशेद की तरफ देखा। ठीक है अभी आप जाएं, कल सुबह 9 बजे आ जाइएगा। 9 से 5 आपने यहाँ का सारा निज़ाम देखना है, फिर मैं आ जाऊँगा तो आपकी छुट्टी हो जाया करेगी। जमशेद मसरूफ़ लहजे में बोला तो वो दोनों सलाम करके वहाँ से उठ गए। आज तो तुमने मुझे खुश कर दिया जान, ऐसे अच्छे तरीके से तुमने बॉस को यकीन दहानी कराई कि दिल खुश हो गया। नासिर मोटरसाइकिल चलाते हुए प्यार भरे लहजे में बोला तो वो खुश हो गई। ऐसे काम नहीं चलेगा जनाब, कहीं अच्छा सा खाना खिलाना पड़ेगा आपको। वो इसके बाजू पर मुक्का जड़ते हुए बोली तो वो कहका लगा कर रह गया। और फिर उन्होंने रात का खाना अच्छे से रेस्टोरेंट में खाया और वापसी पर आइसक्रीम खाते हुए घर लौट आए। एक अरसे बाद इसने शाम इतने अच्छे तरीके से गुजारी थी कि इसकी पिछली कई दिनों की थकन दूर हो गई थी। घर आकर भी वो सुबह की तैयारी में लग गई क्योंकि इसे 9 बजे जमशेद के ऑफिस जाना था। नासिर ने इसे बता दिया था कि वो अपने ऑफिस जाते हुए रास्ते में इसे ड्रॉप करता जाएगा। सारे कामों से फारिग होकर वो सोने के लिए लेट गई तो इसकी आंखों में बहुत से ख्वाब रोशन थे। अपने शौहर का बाजू बनकर इसका साथ देने का ख्याल ही इसे आसमान पर पहुंचा रहा था। दिल में इसने तहैया कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो खुद को नासिर को इन हालात से निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगी। अच्छा था कि अभी कोई औलाद का झंझट नहीं था, वरना इनके लिए बहुत से मसाइल हो जाते। इन्हीं सोचों में डूबी वो रात के जाने कौन से पहर नींद की वादी में उतर गई। मुनीर ने जब से हलाल रोज़ी कमाने का सोचा था तब से इसके सारे काम ख़राब होते चले जा रहे थे, लेकिन वो भी इंतहा के ज़िद्दी था। अपनी इसी ज़िद पुने की वजह से इसने ज़िंदगी में बहुत से नुकसान उठाए थे, लेकिन वो कभी बाज नहीं आया था। तो अब कैसे मुमकिन था कि वो रुक जाता। अब तो वो सही रास्ते पर चल रहा था और चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए वो बाज आने वालों में से नहीं था। इसके दोस्तों ने भी इसको बहुत समझाया कि सीधा रास्ता इसके लिए बना ही नहीं है, लेकिन पहले तो इसने इनकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल दी और फिर जब ज़्यादा ही दिमाग ख़राब हुआ तो ऐसे दोस्तों को ही ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंका। इसे बस यही एक बात समझ आ रही थी, जब वो गलत राह पर अपने दिमाग का घोड़ा पूरी रफ्तार से दौड़ा सकता है तो सही राह पर भी इसे कोई ख़ास मुश्किल पेश नहीं आनी। लेकिन ये इसकी खाम ख्याली थी। असल मसला तो अब सामने आया था जब हर जगह इसका पाला रिश्वतखोर और करप्ट लोगों से पड़ रहा था। इस दिन भी वो एक प्लाट की डील कर रहा था जब दूसरी पार्टी ने इसे प्लाट पर कब्जा ग्रुप ला बिठाने का बोल दिया। नहीं जनाब, मैं ये नहीं कर सकता। जब एक चीज़ आपको जायज़ तरीके से मिल रही है तो क्यों किसी की बद्दुआ लेनी है। कीमत भी मुनासिब है, इसलिए आप पैसे देकर ये प्लाट हासिल कर सकते हैं। वो इन्हें समझाते हुए बोला तो सामने वाला बंदा हंस पड़ा। मुनीर साहब, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये आप ही है ना? ये तब्दीली कैसे आ गई है? आप मैं तो हैरान रह गया। वो इससे मुतासिर होते हुए बोला तो वो धीरे से हंस पड़ा। बस जनाब, कभी कभी अपने जैसों को भी रास्ता नजर आ ही जाता है, बाकी मौला जिसे चाहे हिदायत दे। वो आसमान की तरफ देखते हुए बोला तो अगला बंदा कहका लगाकर हंस पड़ा। ओ भाई, किस दुनिया में चल रहा है यार? तू ये काम नहीं करेगा तो और बहुत से हैं ये काम करने वाले। पैसा ज़्यादा चाहिए तो बोलना मेरी जान। वो बंदा इसे खड़े तेवरों से देखते हुए बोला, भाई तेरे को बोला ना कि ऐसा नहीं हो सकता, और जब मैं इनकार कर रहा हूँ तो किसी के भी पास चला जा, मैं तेरा काम होने नहीं दूंगा फिर। मुनीर इसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला तो अगले की सारी हवा 1 मिनट में निकल गई। भाई तू तो गुस्सा ही कर गया। अच्छा चल बोल, क्या मांग रहा है वो इस प्लाट का? बंदे ने इससे पूछा तो इसने शराफत से अगली पार्टी की डिमांड इसको बता दी और मामला तय करने लगा। काम से फारिग होकर जब वो लोग इसके दफ्तर से चले गए तो वो सर पकड़ कर बैठ गया। कहाँ फंसा गई शाजिया, तो मुझे देख ले, मैं तेरी बात की लाज रख रहा हूँ और नतीजे में रोज़ाना का नुकसान उठा रहा हूँ। लेकिन वो क्या कहते हैं कि मोहब्बत इंसान को बदल कर रख देती है। तू देख ले, तेरी मोहब्बत में तेरा मुनीर कितना बदल गया है। वो एक सर्द आह भरते हुए बोला। आज शाजिया की शादी को 5 महीने होने को आए थे, लेकिन वो इसके दिल में आज भी वैसी बैठी हुई थी। वो चाहकर भी इसको बुला नहीं पा रहा था और हकीकत यही थी कि वो इसको बुलाना भी नहीं चाहता था। ऑफिस में मौजूद लड़के को एक कप कड़क चाय लाने का बोलकर इसने सिगरेट सुलगा लिया और इसके गहरे कश लेते हुए शाजिया के साथ गुजारे हुए माचंद लम्हे जो इसकी पूरी ज़िंदगी का सरमाया थे, इनके बारे में सोचने लगा। इसे बोर्ड में टॉप किए हुए पूरा 1 साल बीत चुका था, लेकिन वो धोबी का वो कुत्ता साबित हो रहा था जो ना घर का होता है ना घाट का। ना वो अपनी पढ़ाई जारी रख सका और ना ही वो अपनी तनख्वाह से कुछ जोड़ सका। उल्टा वो 50,000 का मजीद मकरूज हो चुका था। ये तो परवेज साहब अच्छे आदमी थे कि अपनी रकम का मुतालबा नहीं किया, वरना 5 महीने होने को आए थे और वो अब तक इनका कर्ज नहीं उतार पाया था। जो मुश्किल से 25,000 जोड़े भी थे वो बॉन्ड वाले मामले की नज़र हो चले थे और इसमें इतनी हिम्मत भी ना हुई कि एक बार बैंक जाकर इनसे दोबारा हिसाब करने का बोल देता, क्योंकि गलती इसकी अपनी थी।
जब काउंटर पर लिखा हुआ था कि काउंटर छोड़ने से पहले अपनी रकम गिन लें, तो फिर इसने अपनी रकम क्यों ना गिनी। आज इस मामले को भी 2 महीने गुजर चुके थे, लेकिन इसका शौक मनाना ख़त्म नहीं हो रहा था। क्या था जो वो पैसे मुझसे न जाते और वो 50,000 भी न छिनते, तो आज मेरी ऐसी हालत न होती। आज वो अपने पिछले सारे हिसाब किताब लिए बैठा था। इसे खबर ही ना हुई कि कब परवेज साहब मुंह में 4 मिसालों का पान चबाते इसके काउंटर पर आकर खड़े हो गए। क्यों मियाँ, कहाँ रहते हो आजकल? भाई तुम तो दुनिया जहाँ से बेगाने बने पता नहीं किन ख्यालों में डूबे हुए हो। उन्होंने इसे होश की दुनिया में वापस लाते हुए कहा, तो एकदम से गड़बड़ा कर सीधा खड़ा हो गया। अबे यार, मैंने खड़े होने का तो नहीं बोला था। मैं तो ये बताने आया था कि वो जो बॉन्ड दिए थे, इनकी कल कुरानदाजी हुई है। ये लिस्ट है मेरे पास, लेकिन बॉन्ड ही नहीं है। जो 5-6 मेरे पास बाकी रह गए थे, वो तो इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर भी नहीं आए। और बाकी जो बेच दिए थे, इनके नंबर मैं नोट ही नहीं कर पाया, वरना दिल को एक तसल्ली हो जाती कि इनमें से कोई भी नहीं लगा। वो हंसते हुए बोले और पान की पीक हाथ में मौजूद शापर में उंडेलते हुए लिस्ट इसके काउंटर पर रखकर वहाँ से चलते बने। वो वहीं खड़ा इनको देखता रह गया। फिर वो लिस्ट उठाई और इससे अपने काउंटर का शीशा साफ करने लगा कि एक कस्टमर इसके पास आ गया और इसने जल्दी से लिस्ट जेब में डाली और इसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। फिर इसका बाकी का सारा दिन मसरूफ़ ही गुजरा। आज इसका मूड न जाने क्यों बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। 17 साल की उम्र को पहुँचने के बावजूद भी वो अब तक कुछ नहीं कर पाया था। अपनी गुजरी सारी ज़िंदगी को सोचते हुए इसे मज़ीद चिढ़ हो रही थी। शाम में जब स्टोर में थोड़ा सुकून हुआ, तो वह परवेज साहब से तबीयत ख़राबी का बहाना बनाकर छुट्टी ले आया। इसका दिल बहुत भरा हुआ था और वह चाहता था कि घर जाकर अपनी नाकामियों का मातम करे, इसलिए सीधे घर जाने वाले रास्ते पर तेज़ तेज़ कदम उठाने लगा। रास्ते में वो मुनीर के प्रॉपर्टी के दफ्तर के आगे से गुजरा तो बाहर ही खड़ा मोबाइल पर कोई मैसेज पढ़ रहा था। अरे प्यारे, कैसे हो तुम हातिम बाबू? मुनीर इसे देखते ही एकदम से इसके रास्ते में आ गया। तंग ना करो मुनीर भाई, पहले ही मेरा मीटर आउट है। न जाने कैसे उसके मुंह से सख्त अल्फाज निकल गए, वरना तो वो हमेशा धीमे लहजे में बात करने वाला था। देर आयत दुरुस्त आयत, ये रवैया तेरे को बहुत पहले अपना लेना चाहिए था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब भी काम चलेगा। मुनीर इसके रवैये से खुश होते हुए बोला तो वो हैरान होकर इसे देखने लगा। हैरान मत हो मेरी जान, सर उठाकर जीना सीख। जैसे तूने मेरे को बोला ना, कोई भी तेरे को तंग करे ऐसे ही जवाब देने का, फिर देख किसी में हिम्मत नहीं होगी तुझे मैली आंख से देखने की। मुनीर इसके शाने पर अपना 5 किलो का हाथ रखते हुए बोला तो हातिम को समझ नहीं आई कि इसको क्या जवाब दे। इसे ये मुनीर उस मुनीर से बहुत मुख्तलिफ लगा जो कभी इसे धमकाया करता था। आजा तुझे चाय पिलाऊं। मुनीर ने इसे ऑफ़र की तो इसने कन्नी कतरा कर निकल जाना चाहा। अरे आजा ना, हलाल के पैसे हैं मेरे। वो सारे काम मैंने छोड़ दिए जिसकी वजह से अपने पर लोगों की उंगलियां उठती थीं। मुनीर धीमे लहजे में बोला तो वो ना चाहते हुए भी इसके साथ ऑफिस में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में चाय आ गई तो वो खामोशी से चाय का कप उठाकर पीने लगा। क्या स्टोर में टके मारियां करता रहता है शहजादे, अपने साथ मिलकर काम कर। थोड़ा कमाएगा लेकिन इतना तो तेरे को इत्मीनान होगा ना कि अपना कमा रहा है और अपना खा रहा है। मुनीर ने अपनी बात इसके सामने रखी तो वो मुस्कुरा कर रह गया। और फिर लोग जो आपके बारे में सोचते हैं वही मेरे बारे में भी सोचेंगे। वो दू बदू बोला तो मुनीर लाजवाब सा हो गया। देख, मैंने तेरे को बोला ना कि मैं वो सब 2 नंबरियां छोड़ चुका हूँ। मुनीर के लहजे में सच्चाई की झलक थी। पहले अपने आप को मनवाओ मुनीर भाई कि तुम सीधे रास्ते पर चल पड़े हो, फिर सबसे पहले मैं हातिम मंजूर तुम्हारा साथ दूंगा। हातिम ने चाय का कप खाली करते हुए मेज़ पर रखा और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ और बाहर निकल आया। लेकिन मुनीर के लिए एक नई सोच का दरवाज़ा ज़रूर खोल आया था। घर आकर वो सीधा अपने कमरे में चला आया। सहन में जन्नत बीबी ने मशीन लगाई हुई थी और कपड़े धोने में मशगूल थी। इसे जल्दी आता देखकर इसके पीछे ही कमरे में चली गई। अरे हातिम, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? सब खैरियत तो है ना? वो तशवीश से बोली तो वो फीका सा मुस्कुरा दिया। बस अम्मा, तबीयत अजीब सी हो रही थी इसलिए जल्दी चला आया। आप सुनाओ, कुछ चाय वगैरह मिल सकती है या नहीं? इसने जन्नत बीबी को चाय लाने का बोला तो वो वापस मुड़ गई। फिर रास्ते में रुकते हुए बोली, तुम अपने मैले कपड़े अलमारी से निकाल कर मुझे दे दो, और ये जो पहने हुए हैं ये भी। मशीन लगाई हुई है तो हाथ के हाथ ये भी धुल जाएं। अपनी बात मुकम्मल करके वो बाहर निकल गई और वो अलमारी से ट्राउज़र निकाल कर पहनते हुए दूसरे कपड़े भी निकालने लगा। इसकी पैंट में से कुछ रेजगारी के अलावा वही बॉन्ड की लिस्ट बरामद हुई तो इसने सोचा कि दूसरे कपड़ों की भी तलाशी ली जाए। अचानक एक पैंट में इसे किसी कागज़ के होने का एहसास हुआ तो इसने जेब में हाथ डाला और जब हाथ वापस आया तो वो हैरत से दंग रह गया। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। इस दिन के बाद से हुरैन की ज़िंदगी में अच्छा खासा सुकून हो चला था। कासिम फिर से इसके सामने नहीं आया था, लेकिन इसे अंदाज़ा था कि वो ज़रूर कोई नामुनासिब हरकत करेगा और जल्दी वो मौका आ गया। कॉलेज के आखिरी दिन चल रहे थे और वो कॉलेज बस दोस्तों से मिलने मिलाने जाती थी। वो अपनी दोस्त के साथ अपनी खाली क्लास में बैठी चिप्स और कोल्ड ड्रिंक से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी कि अचानक से कासिम वहाँ चला आया। अरे तुम यहाँ बैठी हो?
और वो रास्ता लोग तुमको कंटीन में ढूंढते फिर रहे हैं। इसने हुरैन के साथ बैठी मलिहा को मुखातिब करते हुए कहा। वो एकदम से उठ खड़ी हुई। अरे यार, इनको कैसे पता चल गया कि मैं आज कॉलेज आई हूँ? मलिहा सर पर हाथ मारते हुए बोली और फिर एक्सक्यूज़ करती हुई बाहर निकल गई, जबकि वो मगन सी बैठी अपनी चिप्स खाती रही। हाँ तो हुरैन मैडम, क्या हो रहा था? वो बेंच पर इसके साथ ही बैठते हुए बोला। तो हुरैन ने एकदम से इसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। उठो यहाँ से, इतना फ्री होने की ज़रूरत नहीं है मुझसे, समझे ना? चलो उठो यहाँ से। वो तकरीबन धाड़ते हुए बोली तो कासिम करंट खाकर सीधा खड़ा हो गया। तुम्हारे यही तेवर तो मुझे बागी बनाते हैं लड़की। प्यार से बात करो तो मैं जान भी दे दूँ, लेकिन ऐसे बात करती हो तो दिल करता है कि तुम्हें उठा कर ले जाऊँ। वो बदतमीज़ी की सारी हदें फलांगते हुए बोला। तो हुरैन का सब्र जवाब दे गया। देखो लड़की, क्यों आग से खेल रहे हो? मुझे तरस आता है तुम्हारी जवानी पर। अच्छा नहीं होगा ना कि अभी खुले भी नहीं हो और खुलने से पहले ही मुरझा जाओ। मत करो ये सब कि बाद में तुमसे भुगता न जाए। बाज आ जाओ, वरना जिस दिन मैं खुल गई तो तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। वो दांत चबाकर बोली, लेकिन कासिम पर इसकी बात का उल्टा असर हुआ। ओहो, यही तो मैं चाहता था कि कभी किसी टक्कर के इंसान से मेरा मुकाबला हो। आज मिली भी तो वो जिस पर मैं सो जान से फिदा हूँ। अब मज़ा आएगा तुम्हारे साथ इस खेल को खेलने में। वो बड़क मारते हुए बोला। तो हुरैन ने इसे गौर से देखा। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? इसने यकीन दहानी चाहिए। बिल्कुल पक्का। पानी? वो इसकी आंखों में देखते हुए बोला। बाद में कुछ शिकवा शिकायत तो नहीं करोगे? क्योंकि तुमने वाकई मुझे बहुत डिस्टर्ब किया है कासिम, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती अब। वो ज़िद छोड़ते हुए बोली। तो कासिम की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। मैं अपनी बात से फिरता नहीं हूँ, आजमा कर देख लेना। वो इसकी तरफ झुकते हुए बोला। तो वो एकदम पुरसुकून हो गई। ठीक है, फिर कल मुलाकात होती है। घर से सारी छुरियाँ चाकू तेज़ करके आना। वो इसे कहती हुई क्लास से बाहर निकल गई। कासिम ने वाकई में इसे बहुत परेशान कर दिया था। अगर वो अभी इसे न रोकती तो वो अपनी इज्जत तो खाक में मिलाता ही, साथ में इसकी भी साख ख़राब कर देता, जो वो कभी अफोर्ड नहीं कर सकती।